हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये टेस्ट है इंग्लिश में और ये टेस्ट नंबर 1 है। इसका एक पार्ट हो चुका है जिसमें कि 15-16 क्वेश्चन कराया गया है। हमारे चैनल पे देखिए यूपीएससी के हिंदी का टेस्ट चला जाता है, जो कि वो रहता है विजन आईएएस का। इन सब का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024, इसको शॉर्ट में लिखकर, या तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम में इसको लिखिए तो भी लिंक मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी आपका हो और ये पीडीएफ चाहिए, जो भी सोल्यूशन हो वहाँ पे चाहिए आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए, वो जहाँ से छोड़े थे उसी जगह शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे और यह है क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following bodies is responsible for the reservation of constituency for scheduled caste and scheduled tribe यानी SC and ST ट्राइब इन इंडिया? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के लिए जिम्मेदार है, आरक्षण के लिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डेलिमिटेशन कमीशन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कौन सा होगा इसमें से? तो देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, परिसीमन आयोग होगा, यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, परिसीमन आयोग बोलते हैं इसको हिंदी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। वाई डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टीड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट? कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के स्थान पर राज्यों का परिसंघ क्यों कहा गया है? तो ठीक है, पहला ऑप्शन देखेंगे। द टर्म यूनियन सिग्निफाइज दैट द स्टेट डू नॉट हैव द राइट टू सक्सीड्स फ्रॉम द यूनियन। मतलब कहने का है कि संघ, जो ये शब्द है, यह प्रदर्शित करता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। वही दूसरा है ऑप्शन बी कि फेडरेशन इम्प्लीज दैट फाइनेंशियल पावर्स रेस्ट सोलिड विथ द स्टेट। कहने का मतलब है कि परिसंघ का तात्पर्य यह है कि वित्तीय शक्तियां केवल राज्यों के पास होती हैं। वही तीसरा इसमें है, द स्टेट इन अ यूनियन आर मोर ऑटोनोमस दैन दोज इन अ फेडरेशन। तीसरा कह रहा है कि एक संघ में राज्य किसी परिसंघ की तुलना में अधिक स्वायत्त होते हैं। वही चौथा है, द टर्म यूनियन रेफर टू एन इकोनॉमिक यूनियन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। मतलब कि संघ शब्द का तात्पर्य राज्य और केंद्र के बीच एक आर्थिक संघ से है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। तो इसमें लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द टर्म ऑफ यूनियन सिग्निफाइज दैट द स्टेट डू नॉट हैव द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन सक्सीड। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोज एज ए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम? यूके, ब्राजील, यूएसए या फ्रांस? कहाँ का है? तो ये हो जाएगा कहाँ का? फ्रांस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे, फ्रांस। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म मोस्ट इफेक्टिवली इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया? ऑप्शन ए देखेंगे, जज जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द प्राइम मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके जज का नियुक्ति होगा। दूसरा कहता है कि जजेज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कॉलेजियम सिस्टम इन्वॉल्विंग द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉलेजियम सिस्टम तो है ही। और इसमें प्रेसिडेंट देखिए नियुक्त करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं, और वही इसमें इन्वॉल्व कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है, बाकी तो छोड़ ही देंगे फिर। चलिए, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 19। इन एफ पी टी पी यानी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम इलेक्टोरल सिस्टम, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन वाई अ पार्टी कैन सिक्योर फेवर वोट्स बट मोर सीट इन द लेजिस्लेचर? चलिए, ऑप्शन इसमें पहले देखेंगे।
एक मिनट। Each voter cast more than one vote in multiple constituency। कहता है कि प्रत्येक मतदाता कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक वोट डालता है। क्या सही है? वही दूसरा है कि द कैंडिडेट हु रिसीव द मोस्ट वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी विंस इवन विदाउट मेजॉरिटी। कहता है कि बहुमत न होने की स्थिति में भी किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। ऑप्शन सी बोलता है स्मॉलर पार्टीज आर ऑटोमेटिकली ये एक्सक्लूडेड फ्रॉम विनिंग सीट। कहने मतलब है कि छोटे दल स्वतः ही छोटे से सीटें जीतने से वंचित हो जाते हैं। वही चौथा बोलता है कॉन्स्टिट्यूंसी आर डिजाइन टू गिव एडवांटेज टू द रूलिंग पार्टीज। निर्वाचन क्षेत्रों का मुख्य क्षेत्रों का जो उद्देश्य है वो सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाना है। कौन सा सही होगा इसमें से? तो चलिए फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, करेक्ट है। ये है कि द कैंडिडेट हु रिसीव द मोस्ट वोट्स इन कॉन्स्टिट्यूंसी विंस इवन विदाउट मेजॉरिटी। बहुमत न होने की स्थिति में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ राज्यसभा। क्या बताना है राज्यसभा की शक्तियों के बारे में? चलिए पहला ऑप्शन देखिए, द राज्यसभा कैन रिजेक्ट मनी बिल। कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। बताइए, आप पॉलिटी पढ़े होंगे, जान रहे होंगे। चलिए दूसरा देखिए, इट हैज़ द पावर टू इनिशिएट द रिमूवल प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। इसमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति है। राज्यसभा के बारे में बात हो रहा है। चलिए ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में बोला है, वाइस प्रेसिडेंट। और तीसरा है कि द राज्यसभा कैन पास रेसोल्यूशन द अलाउ द यूनियन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन मैटर इन द स्टेट लिस्ट। कहने का मतलब है कि राज्यसभा संसद को राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। वही चौथा ऑप्शन है, इट कैन अलोन पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में संशोधन केवल इसके द्वारा ही पारित किया जा सकता है। चलिए कितने कथन सही हैं इसमें से? सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 3, 2 and 3, 2 3 4 and 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 22 नहीं, ओनली 20। क्वेश्चन नंबर 20, पहला कहता है कि द राज्यसभा कैन रिजेक्टेड मनी बिल। तो देखिए ये नहीं, बल्कि 14 दिन के लिए दिया जाता है। इसमें कोई संशोधन करे चाहे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, कोई माना नहीं जाता है। तो इसमें तो पहला गलत हटा देंगे। अच्छा एक चीज़ देखेंगे इसमें, अगर पहला आप हटाए तो आपको आंसर मिल गया, पहला जैसे ही हटाए। चलिए अभी तो इसमें देखेंगे बी और सी बचा हुआ है। चलिए इट हैज़ द पावर टू इनिशिएट द रिमूवल प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया यहीं शुरू होती है, दूसरा सही है। तीसरा है कि द राज्यसभा कैन पास resolution to allow the union parliament to legislate on matter the state list। तो स्टेट लिस्ट के लिए होता है, ये तीसरा सही है। चौथा देखेंगे, इट कैन एलॉन पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये चौथा हटा देंगे, चौथा गलत है, केवल इसी के पास नहीं है। तो 1 और 4 हटेगा, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट कमिटीज। 21, committees only function during parliament sessions, and second, committees can review bills and make recommendation, and third, the joint parliament committees JPC are permanent bodies, and four option, standing committees play a crucial role in scrutinizing the budget। कौन सा इसमें से होगा कथन सही होगा? विच आर द गिवन और करेक्ट? चलिए देखेंगे, कमिटीज ओनली, यहाँ पे ओनली शब्द दिया हुआ है, ओनली फंक्शन ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन, पहला कथन गलत। वही दूसरा कहता है कमेटी कैन रिव्यू बिल एंड मेक रिकमेंडेशन, तो दूसरा सही है। जेपीसी ये परमानेंट बॉडीज नहीं है, तीसरा हटा देंगे इसमें से। तो 2, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चौथा देखेंगे इसमें, चौथा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऑप्शन में अगर जैसे ही आप पहला यहाँ से हटा दिए हैं
और चौथा यहाँ से हटा दिए हैं। पहला यहाँ से हट गया, चौथा यहाँ से हट गया, तो बचा क्या? 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट, the parliament exercise financial control through the budget and annual financial statement. And second, the parliament has no role in scrutinizing the expenditure of the government once the budget is passed. And third statement, the parliament can initiate impeachment यानी कि इसको क्या बोलते हैं, महाभियोग, प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इम्पीचमेंट जज के ऊपर कहाँ लगता है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। अच्छा देखिए, आर्टिकल में नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप जज के ऊपर लगाना चाहें तो इसमें लगता है वही होता है, उसी वही प्रक्रिया होती है, इनिशिएट वही किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तीसरा वाला कथन सही है, और इसमें दूसरा कथन हटा देंगे, द पार्लियामेंट हैज नो रोल इन स्क्रूटनाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वंस द बजट इज पास। दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ से हटा, दूसरा यहाँ से हटा, दूसरा यहाँ से हटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 1 एंड 3। पहला ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, 1 एंड 3, सेकेंड हटा देंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एंड आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। फर्स्ट स्टेटमेंट, the law was introduced by the 52 amendment to the constitution. And second, the presiding officer of the house has the final authority to decide on disqualification under the anti-defection law. And third, the law applies to both parliament and state legislative assembly. And fourth, the decision of the presiding officer is subject to judicial review. Select answer using the code given below, 1 and 2, 1 2 3, 2 and 3 या 1 2 3 4। ओके, तो 23 नंबर का आंसर करिए। द लॉ वाज इंट्रोड्यूस बाय द 52 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला करेक्ट है। दूसरा है, द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज द फाइनली अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, दूसरा भी सही है। तीसरा है, द लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, थर्ड भी सही है। एंड फोर्थ, द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के लिए है, तो ये भी सही है। तो चारों ही कथन सही है, तो क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following statement is are correct regarding the independence of the judiciary in India? Judges are not financially dependent on either the executive or legislature for their salaries and allowance. And second statement, parliament can discuss the conduct of judge even when the proceedings for their removal are not ongoing. And third option, judges of the Supreme Court can be removed or ground of misbehavior on incapacity by a simple majority in parliament। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, ओनली 1 या 1 2 3। कितने सही है बताना है इसमें से। तो इसमें पहला देखेंगे, जजेज आर नॉट फाइनेंशियल डिपेंडेंट ऑन आइदर द एक्सिक्यूटिव एयर और लेजिस्लेचर फॉर देयर सैलरीज एंड अलाउंस, तो पहला कथन सही है। दूसरा है, पार्लियामेंट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेज इवन व्हेन द प्रोसीडिंग फॉर देयर रिमूवल आर नॉट ऑनगोइंग, दूसरा कथन गलत हो जाएगा।
तीसरा है जजेज और द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव ऑन ग्राउंड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी बाय द सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो तीसरा भी कथन गलत है, सिंपल मेजोरिटी से नहीं हटा सकते हैं उसको। तो ओनली वन होगा, केवल एक देखें किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, ओनली वन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। With reference to the appointment of Prime Minister in India, which of the following statement is correct? First statement, the President of India can exercise discretion in appointment the Prime Minister if no party secure a clear majority in the Lok Sabha. And second statement, the leader of the largest party in the Raj Sabha is appointed as Prime Minister if no majority is achieved in the Lok Sabha. And third, the appointed Prime Minister must prove their majority on the floor of the Lok Sabha after being appointed. And option 4, the Prime Minister of India is directly elected by the people if no party secure a majority in the Lok Sabha. Which of the statement given above is are correct? 1 and 3rd, 2 and 4, 1 to 3 या 1, 3, 4। तो इसमें पहला देखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन appointing the prime minister if no party secure a clear majority in लोक सभा। पहला सही है, उसको देखिए अगर मेजोरिटी नहीं भी रहता है फिर भी फिर भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो भी बना देता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में उसको अपनी मेजोरिटी लाना पड़ता है। एंड सेकेंड, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया राज्यसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर इफ नो मेजोरिटी इज अचीव इन द लोकसभा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, इसमें पहला सही है दूसरा गलत है। एंड थर्ड देखेंगे, द अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर मस्ट प्रूव देयर मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड। तीसरा भी सही है, पहला सही है तीसरा सही है। एंड चौथा देखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इफ नो पार्टी सिक्योर ए मेजोरिटी इन द लोकसभा। ऐसा तो नहीं है, चौथा हटा देंगे। देखेंगे मोदी जी कहाँ से हैं, लोग वहाँ से है ना, बीजेपी से, तो पार्टी से तो हैं, तो 1 एंड 3rd होगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया आर करेक्ट। पहला है जुडिशियल रिव्यू इज एन एक्सप्लिसिट provision mentioned in India Constitution. And second, the judiciary can strike down laws that violate the distribution of power बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। मतलब पावर को जो शक्तियों का बंटवारा वो करने के लिए, पृथककरण करने के लिए बोल रहा है कि सेंटर और स्टेट का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए बोल रहा है। एंड थर्ड है, द सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली रिव्यू लॉ विथ इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट के बारे में बोल रहा है, मूल अधिकार। एंड फोर है, जुडिशियल रिव्यू इंश्योर दैट द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर adhere to constitutional provision. Selected the correct answer using the code below, 1 and 3rd, 2 and 4, 2, 3, 4 या 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लगाएंगे, इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, एंड चौथा सही है, तीसरा भी गलत है। द सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली रिव्यू लॉ विद द इफ दे वायलेंट फंडामेंटल राइट। मतलब केवल हिंसा के, अगर किसी का मूल अधिकार हनन हुआ है तो उसके लिए नहीं, बल्कि और भी चीज़ों के लिए होता है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, 2 एंड 4 सही होगा, 2 एंड 4। ठीक है, तो पहला और तीसरा हटा दीजिए, मिल जाएगा आपको आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड जुडिक्शन ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। फर्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम ऑन वन हाई कोर्ट टू अनदर। एंड सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर प्राइमरली responsible for hiring
cases related to serious criminal offense. And third है the High Court have the power to issue a writ to restore fundamental right. And fourth है the Supreme Court can directly hear dispute between state under its appellate jurisdiction. Which of the above statement are correct? One and third, two, three, four, 1, 2, 3 या 1, 2, 4. Question number 27. The Supreme Court has the authority to transfer cases from the High Court to another. पहला सही है। और दूसरा है District Court are primarily responsible for hearing cases related to serious criminal offense. दूसरा भी सही है। एंड तीसरा है द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू रीट टू रीस्टोर फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट का पावर है 226 के तहत। ठीक है, तीसरा भी सही है। चौथा बोलता है द सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्टली हियर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट अंडर इट्स अपीलेट जुरिडिक्शन। तो चौथा गलत है, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाते हैं। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज आर करेक्ट? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अलाउ इंडिविजुअल हु आर नॉट डायरेक्टली एग्रीविड टू file cases on behalf of those who right are violate. And second है judicial activism allow the judiciary to overstep into the functions of the legislature and executive without restriction. And third, judicial activism in India has led to the expansion of fundamental rights beyond their traditional scope. And fourth option, and the fourth option है PIL cases can be based on newspaper reports or letters sent to the court by concerned citizens. Select the correct answer using the below code below. 1, 3, 4, 1, 2 या 2 only 2 and 4 या 1, 2, 3, 4. PIL public interest legislation allow individual who are not directly agreed to file cases on behalf those who rights are violated. पहला सही है। एंड दूसरा judicial activism allow the judiciary to overstep into function of the legislature and executive without restriction। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। एंड तीसरा बोलता है judicial activism in India has led to expansion of fundamental right beyond their traditions scope। तीसरा सही है, यानी 1 and 3rd and 4th देखते हैं। PIL cases can be based on newspaper report or letters sent to the court by concerned citizen। and 4th भी सही है, तो सेकेंड हटाएंगे 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। असेटन मतलब कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ चुका है इस समय। असेटन देखेंगे मतलब ए द स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसको सेक बोलते हैं, सेक स्टेट इलेक्शन कमीशन सुपरवाइजेज इलेक्शन टू बोथ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज अंडर द 73 and 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। रीजन मतलब क्योंकि यहाँ यूज होगा रीजन। द सेक मतलब स्टेटमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन is independent of the election commission of India and is tasked with overseeing election to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज। चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर। ऑप्शन क्या है? बोथ ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है एंड दूसरा सही है। चलिए तो देखेंगे इसमें
इसमें कथन और कारण क्वेश्चन था कि द स्टेट इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज इलेक्शन टू बोथ रूरल एंड अर्बन, मतलब गाँव का भी और शहरों का दोनों का कराता है 73 एंड 74 अमेंडमेंट से, पहला सही है। एंड दूसरा, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एंड इज a task with overseeing election to पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो पंचायती राज के लिए 73 एंड 74 के लिए अर्बन लोकल बॉडीज था। तो ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग the role of the president the constitutional amendment process. First statement, the president can neither withhold assent nor return a constitutional amendment bill once it has been passed by the parliament. And second, the president has the discretion to refer a constitutional amendment bill to the Supreme Court for advisory opinion before giving assent. And third statement, the president's assent is required for constitutional amendment, but their approval is a formality once the amendment bill is passed by both houses of parliament. Which of the above statement is correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1 to 3? क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट ऑप्शन, द प्रेसिडेंट कैन नाइदर withhold assent nor return a constitutional amendment bill once it has been passed by parliament, पहला सही। दूसरा है, द प्रेसिडेंट हैज द डिस्क्रिप्शन टू रेफर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ फॉर एडवाइजरी ओपिनियन बिफोर गिविंग असेंट, दूसरा गलत हो जाएगा इसमें। एंड तीसरा, पहला पहला सही, दूसरा गलत। एंड तीसरा देखेंगे, द प्रेसिडेंट assent is required for constitutional amendment but their approval is a formality once the amendment bill is passed by both houses of parliament। तो तीसरा भी सही है, फर्स्ट सही है एंड थर्ड सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा और एडवाइजरी ओपिनियन नहीं लेगा सुप्रीम कोर्ट का। तो 1 एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, with reference to the federal structure of India, consider the following statement. First statement, India is referred to as a federation of state in the constitution. And second, the division of power between the center and state is based on three lists: union, state and concerned, मतलब ये जो यूनियन का है, स्टेट का है और समवर्ती सूची के जो कंकरेंट होता है उसके लिए है, ये 7वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। एंड थर्ड देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर द लेटरल अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज बाय द यूनियन पार्लियामेंट। कौन सा कथन करेक्ट है इसमें से, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या ओनली 2? 31, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, तो रिफरेंस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है कि भारत की संघीय संरचना के संदर्भ में कौन से इसमें कथनों विचार करना है। पहला, इंडिया रिफर्ड टू एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अब भारत को संविधान में राज्यों के संघ के रूप में जाना जाता है। एंड दूसरा कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो कि संघ और राज्य समवर्ती सूची में है 7वीं अनुसूची में। एंड थर्ड करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द फॉर द अनलेटरल अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज बाय द यूनियन पार्लियामेंट, संविधान संघीय संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में एक तरफा परिवर्तन की अनुमति देता है। कौन सा सही होगा? तो देखिए, भारत को संविधान में राज्यों के संघ के
रूप में जाना जाता है, तो पहला कथन इसमें हो जाएगा गलत। पहला कथन गलत हो जाएगा, राज्यों को संघ के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि संघ जो है ना, ये राज्य इसमें है, फेडरल होता है। एंड दूसरा है द डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि संघ राज्य और समवर्ती सूची में है, तो ये सही है। एंड राज्यों की सीमाओं की तरफा परिवर्तन की अनुमति देता है, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, तो क्या लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 2 एंड 3, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग थोड़ा सा बताया करिए कि आपको हिंदी का टेस्ट और इंग्लिश टेस्ट में क्या कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम हमारे चैनल पे जो होते हैं कि हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो इसको कंटिन्यू रखें, या तो फिर हिंदी के टेस्ट को कंटिन्यू रखें। अगर आप चाहेंगे तो दोनों चलेगा, एक एक दिन करके अल्टरनेट, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। जैसे कि इसमें हैं भी लोग, बहुत लोग कमेंट करने वाले, तो जैसे कि मैं उनका नाम बता देता हूँ। जैसे कि आनंद है, और राज श्रीवास्तव हैं, रूपा पटेल ने भी आंसर किया था, और कुलदीन ने किया था, अनिल कुमार ने किया था कमेंट, सुरभि कुमारी का डेली कमेंट आता है। आपको वेलकम, स्वागत है चैनल पे हमारे। पूनम शर्मा का भी कमेंट आता है। तो आप सभी लोग लगातार इसमें पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और बाकी अपना फीडबैक दिया करिए। जो लोग भी फीडबैक देंगे अब उनका बताया जाएगा कौन क्या बोल रहा है। और कोई का भी कोई सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम होता है और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा सकते हैं, और यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए इससे, और यहाँ का इसका PDF भी आपको यही मिलेगा। और हिंदी का भी टेस्ट, इंग्लिश का भी टेस्ट चल रहा है। ये टेस्ट नंबर पहला है, और हिंदी में टेस्ट नंबर 26 चल रहा है। ये भी खत्म हो चुका है 26, और शुरू होगा 27। ठीक है, तो जुड़िए सभी लोग और वीडियो का लाभ उठाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।